देखो लास्ट लेक्चर में अभी अभी देखा हमने कि ये किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ अच्छा अच्छा। होमवर्क भी दिया था एससीवी से। नहीं सर, असाइनमेंट दी थी दो। एस असाइनमेंट दिया था। अच्छा, ठीक है। चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ लेंगे तो वहां से आइडिया हो जाएगा कि उसी का अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। ध्यान से समझना। if work done by a force is independent of path taken and force is said to be conservative in nature। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी रास्ते से जाओगे तो वर्क डन आपको अगर सेम मिले उस फोर्स का, तो इसका मतलब है, समझे मेरी बात, है ना? तो हाँ सपोज सर। जो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में, इंटीग्रल ऑफ किसी भी फॉर्म में करें तो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस यही होता है। यस सर। तो किसी भी फॉर्म में करें ये कुछ ऐसा ही होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही होगा। यस सर। दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। इसको अगर हम लोग इनिशियल, आई मीन ये समझ लो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, इनिशियल एक्स टू फाइनल एक्स, इनिशियल वाई टू फाइनल वाई,
एंड इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट टू फाइनल जेड कोऑर्डिनेट। तो यही हमारा वर्क डन होगा। हाँ सर। अच्छा, अब ये तो जनरल मेथड है वर्क डन कैलकुलेट करने का। तो जब हम कैलकुलेट करने देखेंगे कि ये कैलकुलेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है मतलब विदाउट कंसिडरिंग द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। सो इसको हम ऐसे समझते हैं, इफ दिस कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, अभी मतलब समझेंगे, without considering actual path taken by object, then F will be conservative in nature. किसी भी पाथ से जाओ सेम वर्क डन, या दूसरा तरीका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पाथ की जरूरत नहीं। इसी को कहने का दूसरा तरीका हो सकता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में एफ डॉट डी एस, क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, इसकी वैल्यू अगर 0 है देन एफ इज कंजर्वेटिव। ये भी उसी बात को कहने का तरीका हुआ ना। हाँ सर। है ना, तो इससे भी हुआ एफ इज कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे कंजर्वेटिव फोर्स को? तो एक तो अभी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज कुछ फंडामेंटल है वो समझिए। पहला, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, all constant forces are always conservative. कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप, कुछ भी ऐसा, इसमें तो कुछ वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है हाँ सर। है ना। तो ये हमेशा कंजर्वेटिव होगा। क्यों कंजर्वेटिव होगा प्रॉब्लम सॉल्व करके भी समझ लेंगे। या वैसे भी देखो, इसको अगर एक्स वाई जेड वाले ऊपर डॉट करोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा ना, विदाउट नोइंग एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ऑल सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है forces which are always directed towards a fixed point. So all central forces are always conservative. वो हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है,
उसका पॉइंट ऑफ एक्शन का डायरेक्शन तो फिक्स है ना, हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट रहेगा, एक चार्ज के चारों ओर टुवर्ड द चार्ज या फिक्स रहेगा ना, समझ रहे हो इस बात को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, या फिर स्प्रिंग फोर्स देखा था। सर वो कैसे? स्प्रिंग फोर्स में क्या है, कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, हमेशा नेचुरल लेंथ जहां पर है टुवर्ड्स दैट पॉइंट ही लगेगा, है ना? हाँ सर। नहीं समझे? जैसे ये मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, सर स्टेटमेंट अब समझा आप। अगर मैं इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करता हूं तब भी फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड दिस पॉइंट, हाँ सर हाँ। या फिर अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो भी ये फोर्स किधर लगाएगा, टुवर्ड दिस पॉइंट ही लगाएगा ना, नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करेगा, यस सर। समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यही है, तो ये भी सेंट्रल फोर्स है, क्लियर है? तो जितने यस भी सर। सेंट्रल फोर्सेस हैं वो क्या हुआ, तो जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। अब फोर्स को तो हम लोगों को जिस फोर्स का थ्योरेटिकली नेचर मालूम है उसको तो बोल सकते हैं, इक्वेशन देख के तो नहीं बोल सकते। तो इक्वेशन देख के सिंपल कहानी है कि ये वाला इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट हो गया, आई मीन डिस्क्रीटली, उसमें पाथ इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन हो सकता है तो कंजर्वेटिव होगा, नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, क्लियर है? सर नहीं, कब नहीं होता? अच्छा पहले इतना कॉपी करो, केवल डेफिनेशन लिखने से नहीं होगा, प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे, इसको और सर कॉपी एक कर और लीजिए चीज, पहले। सर ये जो स्प्रिंग है अगर उसको एंड से हम्म, सीधा नहीं खींचा, बीच में से अगर कहीं से खींचेंगे, जैसे ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर दिया मिडल से खींच के, देन सर इट विल ट्राई टू मूव बैक टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो ओरिजिनली था ना। हाँ तो वही हुआ ना, फिक्स हो गया ना, टुवर्ड फिक्स पॉइंट ही लगेगा ना फोर्स। सर वो तो, सर जहाँ पे स्प्रिंग ओरिजिनली था उसको अगर डॉटेड लाइन बनाए तो सर हमेशा उस तरफ मूव करेगा ना। हाँ तो नेचुरल लेंथ पर जो इसका नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमेशा वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा, एज सिंपल एज दिस। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी।
दिख रहा है अभी? 20 मिनट चला गया था शायद मेरा। यस सर। लिख लिया है सबने? आगे बढ़ूं? एक सेकंड सर, वो लास्ट नोट 2 का उसमें डायग्राम बना रहा हूँ। एक सेकंड आप। नोट 1 तक हो गया है सबका? यस हाँ सर। ठीक है, जल्दी कीजिए, जैसे ही हो जाए बता दीजिए। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने जितनी बातें बोली इन सारी बातों को एक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखो, इसको सॉल्व करो जरा जल्दी। सब सॉल्व कर लोगे मुझे पता है। आंसर। सबका हो गया होगा? हाँ सर। किसी को वर्क डन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? डिस्प्लेसमेंट आया कितना?
3i cap plus 3j cap यस सर। और फोर्स है 4i cap plus 3j cap। यस सर। तो वर्क डन F डॉट S है ना। यस सो सर 21। 12 plus 9 that is 21 जूल। यही आया होगा आंसर सबको। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो सोचोगे इतना चिंदी सवाल सर ने दिया। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसको सॉल्व करने में। कहीं जरूरत पड़ी कि यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है? नहीं सर। नहीं सर। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया, टेढ़ा गया, सर्कल से गया, मुड़ के गया, गिर के गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना। सो मेरा ये समझाना है इसमें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नो नीड टू फाइंड which path particle has taken to, है ना। हाँ सर। तो ये जो फोर्स हो गया आपका, ये फोर्स कंजर्वेटिव हो गया। क्लियर है? जो यस सर। मैंने नोट में लिखा था कि हर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये उसी का एग्जांपल हो गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और ऐसे ही चिंदी सा क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। अब इसमें देखो फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ना। हाँ सर। तो वेरिएबल है तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। सॉल्व करके देखेंगे कि वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। तो पहले वर्क डन निकालिए, पता चलेगा। सर आंसर आ गया।
आ गया होगा सबका? हाँ सर। सो इसमें वर्क डन होगा आपका इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस अगर करेंगे तो कुछ ऐसा होगा 3x² डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2y dy x इज इक्वल टू 2 to 4 y इज इक्वल टू 3 to 6 यही आया होगा यस सर 4 to 6 ना क्या? और सॉरी तो ये हो गया 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9 कितना होगा 100 माइनस 17 83 जूल है ना? यस तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ये कैलकुलेट हो गया विदाउट नोइंग एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ सर। हाँ सर तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कि सब हो तो रहा है दिख तो रहा है मैं सर। क्या हुआ? सर ये तो दिख रहा है चेंज होता है। हाँ तो फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो चेंज होने से दिक्कत नहीं है ना। तो सर डायरेक्शन भी तो चेंज होगा। किसका? फोर्स का? हाँ हाँ होगा सर। होगा। तो तो सर कंजर्वेटिव कैसे? तो ये मैंने कहा कहा कि डायरेक्शन चेंज जिसमें नहीं होता है वो कंजर्वेटिव है, जिसमें नहीं होता है वो कंजर्वेटिव है, ऐसा कहाँ कहा? मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने के तरीके, तो पहला तरीका फोर्स कांस्टेंट मिले तो कंजर्वेटिव है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका फोर्स तो देखना है कि ये इंटीग्रेशन निकल जाता है क्या, निकल गया तो कंजर्वेटिव है, नहीं निकलेगा तो देखेंगे, है ना? मिलेगा। तुम लोग को लग रहा होगा अभी तो सर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिए जो कंजर्वेटिव नहीं हो रहा है, तो देखते हैं, सब मिलेगा धीरे धीरे, पहले समझो तो सही। इसको करो, पहले कराया था क्या इसको? नो सर पिछली क्लास में नहीं कराया था? अच्छा तो अभी कीजिए, इसको कीजिए, देखिए इसके थ्रू मैं क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर नहीं होता। सर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे क्या?
हुआ क्या? नहीं No, सर। sir. नहीं हुआ। होगा, ये भी होगा। देखो कैसे सर मेरा हुआ। आंसर आया 24 जूल्स। वेरी गुड। ये होगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। बोलो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसा होगा। हाँ सर। ये देखने में लगता है ये डी ऑफ एक्स वाई है। हाँ सर। इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई हुआ, वो तो गया इंटीग्रेट। सो 2,3 से 5,6 तक, तो ये हो गया 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 30 माइनस 6 विच इज 24 जूल। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सर ये एक्स वाई कैसे लिखा? हाँ सर वही चेंज So second step से third step पे कैसे गए? प्रोडक्ट रूल, अरे हाँ हाँ सर समझा। यूवी रूल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अब ये कैसे हो गया? तो ये तो संयोग था, ऐसा हो गया ना। यही सपोज वाई स्क्वायर रहता तो नहीं होता। हाँ सर। अगर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होता तो नहीं भी होता ना, कोई जरूरी नहीं हर बार होगा। तो ये जब हो गया है, जब ये हो गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कि आई मीन क्या बोलोगे इसको, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में था इसलिए हो गया है, नहीं तो नहीं भी होता। रैंडमली कोई फोर्स का इक्वेशन लिख दोगे तो थोड़े ना होगा, नहीं होगा ना। हाँ सर। सो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में है, इसीलिए ऐसा हो गया। सो कंजर्वेटिव हो गया। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हम्म। आगे बढ़ू। हाँ सर। नेक्स्ट। अच्छा, वो इन द फॉलोइंग कंडीशन आ गया। अच्छा, मैंने वो दिया, मुझे लगा ठीक, कोई बात नहीं। चलो कंडीशन भी नहीं देता, मैं उससे बाद में दूंगा। ठीक है, कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। या थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, ये फॉलोइंग कंडीशन नहीं होता, केवल है जीरो, वो 0 से 1 1 ले जाने में कितना वर्क डन होगा, कैलकुलेट करके देखो।
वर्क डन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा होगा। नहीं सर। अब अगर मैं इसी में ऐड कर दूं कि किस पाथ से गया, है ना, तो पहली बार में जो ए है y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन से गया, हाँ है सर। ना, और दूसरी बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले पाथ से गया। अब हो जाएगा, हाँ सर। यस। है ना। तो जैसे इस एग्जांपल से ये समझ आया कि अगर मुझे पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है तो हम वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, है ना। यस सर। इसका मतलब है कि ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझे, यही समझाने के लिए पहले मैंने आधा क्वेश्चन लिखा था ताकि खुद आप रियलाइज कीजिए। ठीक है। हाँ सर। यस सर। सो वर्क डन इज इक्वल टू सर अब हो गया। इंटीग्रल ऑफ y I कैप डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, कुछ भी होगा, हमें तो सिर्फ इतने से मतलब है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ y dx होगा। सो माय पॉइंट इज नाउ if path taken by the object is not known, then this integration cannot be calculated। समझ रहे हो। यस। Hence non conservative force। क्लियर हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व करना इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, मैं जो थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना जरूरी है। ठीक है। अब देखो, अब बाकी इसके दोनों केसेस में, जैसे ए में y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रल x dx। कहां से कहां तक जाना था, 0 0 से 1 1, सो 0 से 1, सो 1/2 जूल होगा इसमें, है ना। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले रास्ते से अगर गया तो वर्क डन विल बिकम एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1/3 जूल। हाँ सर। तो यहां से भी समझ आ रहा है कि सेम डिस्प्लेसमेंट में दो अलग अलग वर्क डन है ड्यू टू टू डिफरेंट पाथ, यस सर। है ना। सो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। समझे कुछ, यस सर। लिख लो अपनी भाषा में।
आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है। ये बताओ तो एक बार, इसमें से ढूंढना है कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। बोलो, हुआ कुछ? हाँ सर। क्या हुआ? डी। यस सर। वेरी गुड। फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है,
यहीं से दिख रहा है इंटीग्रल 3 dx प्लस इंटीग्रल 4 dy ऐसा होगा। ऐसे भी दूसरा लॉजिक कह सकते हैं कांस्टेंट फोर्स है ना। हाँ सर। तो ये तो कंजर्वेटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ऐसे ही इसको देखोगे तो गोइंग बाय द सेम लॉजिक 4x dx प्लस 3y dy का इंटीग्रल ये भी होगा, है ना। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी देखोगे तो 3x² dx प्लस 4y² dy होगा। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो ये तीनों कंजर्वेटिव हो गए। अब फोर्थ वाला कंजर्वेटिव है या नहीं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल y² dx प्लस x² dy ऐसा होगा। हाँ सर। यही आएगा वर्क डन ना। तो ये कैसे पता आपको कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है जैसे ऊपर वाला था, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट नहीं है, ये कैसे पता? आपको थोड़ा ना मालूम है कि एक ही परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट होता है, x इंटू वाई वाला और भी बहुत होता होगा। हाँ सर। तो ऐसा कोई कंबाइंड फंक्शन एक्स वाई में इम्प्लिसिट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको डिफरेंशिएट करने पर ऐसा आज नहीं आता हो, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं क्या? या इसलिए कि तीन कंजर्वेटिव हो गया, चौथा देखने में लग ही रहा है नहीं है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा, ऐसा कुछ? सर ऐसे ही क्या कि पहले 3 नहीं आए तो फिर नहीं है। हाँ, सो ठीक है, मान लिया मैं। Not calculated unless y as a function of x is known. फोर्स हो गया, ठीक है। ठीक है, और डिटेल भी बताऊंगा मैं इसको कि कहीं अगर ऐसा डाउट रहे तो क्या कोई रूल है तो बताएंगे, हाँ है। बट पहले जरा इसको समझते हैं। एक और करो। हल्के में मत लेना, ये अच्छा क्वेश्चन।
बोलो। 0 बोलो। नहीं हुआ सर मेरा 0 आ रहा है। तुम्हें 0 आया। चलो, वर्क डन DW, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x(y²) प्लस y(x²) यही होगा ना? हाँ सर। बहुत मेथड है, मतलब ये इस मेथड से मैं बता रहा हूँ, पहले इस मेथड को समझो। क्योंकि आपको चमकेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, इसके लिए कह रहा हूँ। ये वाला मेथड देखो, अगर मेरे पास थोड़ा, अगर आप लोग भी इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x(y²) dx प्लस 2y(x²) dy। हाँ सर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये देखकर लगता है कि ये x² का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यस सर। यस सर। है ना? अब देखो, ये थोड़ा सा कलाकारी है, ये समझ पाना इतना आसान नहीं है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, और जब बहुत ज्यादा कैलकुलस आएगा तब ये सब चमकेगा। बट मुझे ये, इसलिए तो अल्टरनेट मेथड भी है, तो मुझे ये चमक गया कि ऐसा है। अब जैसे ही ये ऐसा है तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ x²y²। कहां से कहां गया है देखिए, x इज इक्वल टू 0 से 4 तक गया है, 0 0 से 4,0, यस सर। 0 0 से 4,0 तक गया है, तो ये आंसर 0 आएगा। होगा? यस सर। तुमने ऐसे ही किया था, किसी ने कहा था 0 आंसर मुझे। नहीं सर, मैंने थोड़ा डिफरेंट सर तरीके से मैंने किया ऐसे था। किया, मुझे लगा गलत है लेकिन। अच्छा, और चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से। तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़े हो क्या? नहीं सर। नहीं सर, अभी पढ़ना है। नहीं पढ़े हो? स्ट्रेट लाइन पढ़े हो? हाँ सर, वो भी चल रहा है। वो चल रहा है। अगर सर्कल पढ़ोगे तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर होगा 2,0 पर, ये सर। और इसका रेडियस होगा 2, है हाँ ना? सर। यस सर। तो सर्कल जब पढ़ लोगे तब की बात कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज 2 स्क्वायर। दैट इज x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज 4। ठीक है? तो यहां से x और y में रिलेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। तो एक बार x और y में रिलेशन मिल गया तो इस फोर्स में डाल देंगे तो ये सिंगल x का फंक्शन बन जाएगा। यस सर। तो मेथड 2 में फोर्स, मेरा एक फोर्स इक्वेशन क्या था बताइए? x(y²) x²y। ठीक है, तो x(y²) i कैप
प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप, कुछ ऐसा था। हाँ सर। हाँ सर। तो वाई स्क्वायर को, वाई को ऐसा लिख दीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर को 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जे कैप, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर, यही होगा। ये ऐसा करते हैं, y को x को रख देते हैं और इसको y कर देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका इसका ये है अच्छा सा, क्योंकि ये रूट देख देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। तो इसको जैसे i कैप के साथ जो है उसको x में कर दिया, तो जो जे कैप के साथ है उसको y में कर देते हैं। तो ये y रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर, नहीं ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, वही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पहले जो लिखा था वही लिखना पड़ेगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, ये हट जाएगा इसके लिए। मेहनती काम, ये मेहनती काम है, मतलब ये रूट दिख रहा है, कौन उतना इंटीग्रेट करेगा, मेहनत का काम है, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये समझ आया ना। Yes, sir. यस सर। वो थोड़ा मेहनत का काम लग रहा है मुझे, कौन उतनी मेहनत करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिखा दूं। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। Energy possessed by a body due to virtue of its position. Position, size or shape. एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जहां कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अक्रॉस के क्रॉसपॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं
सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में बहुत। मैंने कहा मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं ऐसा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जो चेंज हुआ, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय conservative force is du, that is change in potential energy. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल डेफिनेशन। और ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तो ऊपर आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो, कि डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अगर लिखेंगे हम तो माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ऐसा लिखेंगे, यही होगा ना। हाँ सर। तो हम ऐसा कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई इज माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई एंड एफ जेड इज माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मुझे पता है, तो ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा। हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो आर पोजीशन है, उसमें एक्स वाई जेड सब कुछ होगा। तो ये हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स एंड पोटेंशियल बोल दो। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल। इतना पहले कॉपी कर दीजिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सर ने पढ़ाया होगा। यस सर। नो तो सर। पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन का फंक्शन है, इस पोजीशन पे कुछ है, किसी और पोजीशन पे कुछ है, तो वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। सर बोलो। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन वही था ना कि जैसे जब इम्प्लिसिट फंक्शन दिया और जब लाइक एक्स वाई में, तो एक का कांस्टेंट समझो और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो और फिर उसका हाँ उल्टा हाँ करो। वही। ओके सर। सर बट सोम तो सर ये ने हमने नहीं कब कराया। सीखा? सर सोम सर ने ये कराया नहीं है, बट बस पता है, सिर्फ इतना ही पता और कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस इतना ही चाहिए, सर मुझे ये नहीं पता। कोई बात नहीं।
हो गया? एक सेकंड सर, बस एक सेकंड। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस mgh जानते हो? यस सर। Gravitational potential energy of a point mass is equal to mgh। सबको मालूम है? हाँ सर। इसमें दो बातें हैं। पहली चीज ये नियर अर्थ सरफेस है, और दूसरा कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब जो ग्राउंड है वहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तब ये फॉर्मूला है ना? हाँ सर। दूसरा, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स। हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। याद करो, देखो पीछे। हाँ सर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? ये प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना? हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत होते हैं, बहुत सारे चैप्टर में मिलते जाएंगे। इस चैप्टर में ये दो पोटेंशियल एनर्जी आपको भरपूर यूज होगा। तो स्प्रिंग कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स। हाँ, ऊपर ही लिखा था स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। देखो सबसे पहले कहानी शुरू करी थी नोट 2 में। ओके। ठीक है। फाइंड gravitational potential energy of a semicircular chain as shown in figure। मतलब ऐसे समझो कि एक m मास का चेन है जो ऐसे एक सेमी सर्कुलर किसी चीज पर रखा हुआ है। ठीक है, ये m मास का चेन। इसका रेडियस r है। ये वाली लाइन आपका रेफरेंस लाइन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। समझ आया कुछ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मास m है और लेंथ तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल का लेंथ दैट इज पाई r होगा। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? चलो देखो इधर, तो डीएम मास लेके इंटीग्रेट करना। Yes, sir. क्या आया आंसर बताओ। तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। ऐसे समझो, यहाँ पर क्या है कि हर मास अलग अलग हाइट पर है, तो यहाँ से थीटा एंगल पर अगर हम डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो इतनी दूर में जो मास है डीएम, ये किस हाइट पर होगा? आर कॉस थीटा पर होगा। हाँ सर। तो इस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी डी इसको लिख सकते हैं डीएम इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा, लिख हाँ सर। सकते हैं। हाँ सर। ये जो डीएम होगा वो क्या होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा, इंटू जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। समझे कुछ? ये जो लेंथ है वो आर डी थीटा होगा, और अगर मैं लैम्डा को मास पर यूनिट लेंथ लिख दूं तो उतनी दूर का मास क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ आर डी थीटा होगा। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, लैम्डा इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? तो -π/2 से +π/2 तक होगा। लिमिट नहीं समझा। क्या हुआ? लिमिट -π/2 समझा। अरे यहाँ से लेफ्ट साइड में 90 तक जाना है और राइट साइड में 90 तक जाना है। तो जो ओके। हमने थीटा लिया है उसके अपोजिट में 90 जाना है और उस डायरेक्शन में 90 जाना है। तो अपोजिट को -90 और उस डायरेक्शन को +90। ओके सर। सो लैम्डा जी आर स्क्वायर कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा, लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट +π/2, है ना? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लैम्डा जी आर स्क्वायर साइन 91 तो 1 माइनस -1 तो प्लस, ऐसा हो जाएगा 2 लैम्डा जी आर स्क्वायर। 2 लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ दैट इज m/πr into g r square. So finally 2mgr/π, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में सबको? यस सर।
हो गया, आगे बढ़े, लिख लिया हाँ, सबने? एक छोटा सा और करो, ये सब कर लोगे। ये सपोज एक रॉड है, इस रॉड का मास m और लेंथ l है, और रॉड यूनिफॉर्म है, और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। इस सरफेस को रेफरेंस मान लीजिए। ठीक है, फाइंड gravitational potential energy uniform rod as shown in figure। ये जल्दी से करो, ये आसान है। mgl/2। वेरी गुड, किसी ने mgl/2 बोला? यस सर। वेरी गुड, कैसे किया? हाँ सर, dm मास और x²/2। वेरी गुड। यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर छोटा सा dx लेंथ का पॉइंट मास लेते हैं, तो इस पॉइंट मास
का मास जो डीएम होगा उसको लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, हाँ सर। और इस डीएम की जो पोटेंशियल एनर्जी डीयू होगी इसको डीएम इंटू जी इंटू एक्स लिख सकते हैं। यस सर। सो दिस इज लैम्डा इंटू जी इंटू एक्स इंटू डीएक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So you will become lambda g x dx का इंटीग्रल from 0 to L होगा। So Yes. lambda into g into L square by 2, lambda mass per unit length m by L लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये आ गया mgl by 2। यस Yes. सर। आया समझ में? Yes, sir. चलो इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. सर फिजिक्स के डाउट है सर, उनको क्या करें? क्या बोल रहे हो? सर डाउट है उनका, क्या करें? डाउट है तो दोबारा सॉल्व करो, और डाउट है तो रखो जमा करके। मिलेंगे सर, अब तो फिजिकल लेक्चर भी स्टार्ट होगा तुम लोगों का ना, वहाँ पे पूछ लेना सर से। अब बहुत पहले से जमा कर रखे हैं सर। पहले से क्या जमा कर रखा है? सर एनएलएम। क्या है? इतने सारे तो तुम लोगों के डाउट लेक्चर हुए हैं इंडिविजुअली, सेंटर पे भी ऐसे क्यों जमा कर रखा है, मैं नहीं समझा। सर वो बार बार और होंगे हो रहे थे सर, तो अभी काफी सारे क्लियर कर लिए खुद ही, बट बचे हैं अब, तब होते नहीं बचे। जाएंगे, कुछ कुछ तो बचा रहेगा, होता रहेगा धीरे धीरे ऐसे। जब भी कभी कोई डाउट लेक्चर लगे, या तो फिजिकल या ऑनलाइन, तो उसका इस्तेमाल करो, मिल जाएगा। और अब तो शायद जब फिजिकल होगा तो ज्यादा लगेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।